नमस्कार, मैं हूं आपका इंद्रजीत कुमार मानसरोवर आईएएस में आपका स्वागत है। आज का करंट अफेयर्स द हिंदू और पीआईबी पर आधारित है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि हर समाचार परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। तो हम लोग चलते हैं करंट अफेयर्स की ओर। तो आज हम लोग बात करेंगे पहला में भारत वियतनाम ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात समझौता की बात करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे भू राजनीतिक कोण की बात करेंगे। उसके बाद भारत के लिए महत्व की हम लोग बात करेंगे, क्या भारत का महत्व रहेगा। उसके बाद अंत में हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट बूस्टर की हम लोग बात करेंगे। दूसरा हम लोग बात करेंगे पीएम अजय योजना का एकीकरण और क्रियान्वयन, और इसमें हम लोग बात करेंगे योजना की पृष्ठभूमि की चर्चा करेंगे हम लोग, यह योजना कैसे कार्य करती है इसकी बात करेंगे हम लोग। तीसरा हम लोग देखेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला और मरुस्थलीकरण का संकट, इसमें लोग बात करेंगे इसकी भौगोलिक महत्व की हम लोग बात करेंगे। संकट के मुख्य कारण व प्रभाव की चर्चा करेंगे, और इसमें संकट के मुख्य कारण व प्रभाव में हम लोग अवैध खनन, शहरीकरण का दबाव और गंभीर परिणाम की बात करेंगे। चौथा हम लोग बात करेंगे केवीआईसी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार का ढांचा, इसमें हम लोग देखेंगे सांविधिक निकाय की बात करेंगे, और दूसरा हम लोग देखेंगे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भूमिका क्या रही है। तो हम लोग एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग अभी बात करेंगे भारत वियतनाम ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात समझौता। आप इसे यूपीएससी के जीएस पेपर 2 से रिलेट करके देख सकते हैं आप। तो हम लोग बात करते हैं भारत वियतनाम ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात समझौता। बात करेंगे हम लोग भू राजनीतिक कोण की हम लोग बात करेंगे। वियतनाम और चीन के बीच दक्षिण चीन सागर को लेकर लंबे समय से सीमा विवाद चल रहा है। इन रणनीतिक समुद्री क्षेत्र में चीन अपनी सैन्य और नौसैनिक शक्ति के बल पर छोटे देशों पर दबाव बनाने की नीति अपनाता है। भारत द्वारा वियतनाम को ब्रह्मोस जैसी मारक मिसाइल प्रणाली बेचना इस क्षेत्र में शक्ति संतुलन स्थापित करने और चीन के आक्रामक रवैये को नियंत्रित करने की एक सोची समझी रणनीति है। अब हम लोग बात करेंगे भारत के लिए महत्व ये क्यों जरूरी है, क्यों महत्व रखता है भारत के लिए। आर्थिक व रक्षा निर्यात लक्ष्य की हम लोग बात करेंगे। इसमें भारत लंबे समय से दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक रहा है। सरकार अब भारत को डिफेंस एक्सपोर्टर बनाना चाहती है। फिलीपींस के बाद वियतनाम के साथ यह डील भारत को वैश्विक रक्षा बाजार में एक मजबूत खिलाड़ी के रूप में स्थापित करती है। वहीं हम लोग बात करेंगे एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात करेंगे हम लोग। इस नीति के माध्यम से भारत दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ केवल व्यापारिक ही नहीं बल्कि गहरे सैन्य और रणनीतिक संबंध बना रहा है ताकि क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अब हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्ट बूस्टर की, हम लोग बात करेंगे इसमें ब्रह्मोस मिसाइल की बात करेंगे। यह भारत के डीआरडीओ और रूस के संयुक्त सहयोग से विकसित की गई दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। यह ध्वनि की गति से 3 गुना तेज चलती है। यह दागो और भूल जाओ यानी कि फायर एंड फॉरगेट तकनीक पर आधारित है, जिसका अर्थ है कि एक बार लॉन्च होने के बाद इसे बाहरी गाइडेंस की आवश्यकता नहीं होती। यह अपने लक्ष्य को खुद ढूंढकर नष्ट कर देती है। अब हम लोग बात करेंगे आगे पीएम अजय योजना का एकीकरण और क्रियान्वयन की हम लोग बात करेंगे। आप इसे यूपीएससी के सामाजिक न्याय व नीति यानी कि जीएस पेपर 2 से आप रिलेट करके पढ़ सकते हैं। हम लोग बात करेंगे योजना की पृष्ठभूमि क्या रही है, इसकी बैकग्राउंड क्या रही है। पूर्व में अनुसूचित जाति अर्थात एससी के कल्याण के लिए अलग अलग कई छोटी योजनाएं चल रही थी, जैसे गांवों के लिए आदर्श ग्राम योजना, हॉस्टल्स के लिए छात्रावास योजना। इससे प्रशासनिक कार्य जटिल होता था और फंड भी बढ़ जाता था। सरकार ने नीतियों में सुधार करते हुए इन तीनों योजनाओं को मिलाकर एक व्यापक और केंद्रित योजना प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना यानी कि पीएम अजय की शुरुआत की है। अब सवाल आता है यह योजना कैसे कार्य करती है। लक्षित विकास की हम लोग बात करेंगे। देश के जिन ग्रामीण क्षेत्रों या गांवों में अनुसूचित जाति अर्थात एससी की आबादी 50% या उससे अधिक है, उन्हें विशेष रूप से चुना जाता है। अब हम लोग बात करेंगे इसकी बुनियादी ढांचा की हम लोग बात करते हैं, यानी एक ही फंड के माध्यम से उन गांवों में पक्की सड़कें, स्वच्छ पेयजल, बिजली, नए स्कूल और आधुनिक छात्रावासों का निर्माण प्राथमिकता पर किया जाता है। वही हम लोग कौशल विकास की बात कर लेते हैं, हम लोग स्किल डेवलपमेंट की हम लोग बात करते हैं। सरकार का मुख्य फोकस केवल वित्तीय सहायता देने पर नहीं बल्कि युवाओं को रोजगार पर प्रशिक्षण देने पर है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके और ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन कर सके। अब हम लोग आगे बात करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला और मरुस्थलीकरण का संकट। आप इसे यूपीएससी के जीएस पेपर 3 से रिलेट करके देख सकते हैं, यानी कि हम लोग पर्यावरण एवं भूगोल की बात करेंगे। तो इसका भौगोलिक महत्व क्या रहा है, ज्योग्राफिकल रोल क्या रहा है। भारत के पश्चिमी भाग में स्थित थार का रेगिस्तान अपनी तेज शुष्क हवाओं के साथ लगातार आगे बढ़ने की प्रवृत्ति रखता है। यदि रेत का यह फैलाव न रोका जाए तो उपजाऊ भूमि भी बंजर हो जाती है
जिसे मरुस्थलीकरण कहते हैं। गुजरात से दिल्ली तक फैली अरावली की पहाड़ियां इस थार मरुस्थल के सामने एक प्राकृतिक दीवार की तरह खड़ी है, जो धूल भरी हवाओं और रेत को आगे बढ़ने से रोकती है। अब हम लोग बात करेंगे आगे संकट के मुख्य कारण व प्रभाव की हम लोग बात करेंगे। और इसमें हम लोग बात करेंगे पहला अवैध खनन की बात करेंगे, हम लोग इलीगल माइनिंग की हम लोग बात करेंगे। इसमें अरावली क्षेत्र की पहाड़ियों में बहुमूल्य निर्माण सामग्रियां होने के कारण यहाँ अवैध रूप से पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है। हम लोग दूसरा बात करेंगे शहरीकरण का दबाव की बात करेंगे। हम लोग दिल्ली एनसीआर अर्थात गुड़गांव फरीदाबाद के तीव्र विस्तार के कारण वनों और पहाड़ियों को काटकर आवासीय इमारतें बनाई जा रही है, तो इसका गंभीर परिणाम भी देखने को मिल रहा है। यह जो है यह एक प्रकृति दीवार बीच से टूट जाती है, तो थार की रेत सीधे गंगा के उपजाऊ मैदानी इलाकों यानी कि उत्तर प्रदेश हरियाणा तक पहुंच जाएगी, जिससे कृषि व्यवस्था पूरी तरह ठप हो सकती है और पर्यावरण संकट गहरा सकता है। अब हम लोग आगे बात करेंगे केवीआईसी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार का ढांचा की लोग बात करेंगे। आप इसे भारतीय अर्थव्यवस्था यूपीएससी के जीएस पेपर 3 से आप इसे रिलेट करके देख सकते हैं। तो हम लोग बात करेंगे सांविधिक निकाय की बात करेंगे। सांविधिक निकाय का महत्व की हम लोग बात करेंगे। खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी कि केवीआईसी एक सांविधिक निकाय है, जिसका अर्थ है कि इसका गठन संसद के एक विशेष कानून केवीआईसी अधिनियम 1956 के तहत किया गया। ऐसी संस्थाओं के पास कार्य करने की अधिक स्वायत्तता और कानूनी शक्ति होती है, जिससे वे बिना किसी राजनीतिक फेरबदल के अपने लक्ष्यों पर काम कर सकती है। अब हम लोग बात करेंगे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भूमिका क्या रही है, तो किसकी भूमिका की हम लोग बात करें, केवीआईसी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार का ढांचा की बात कर रहे हैं, और इसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भूमिका की बात कर रहे हैं। भारत के सुदूर ग्रामीण और विशेषकर जनजाति यानी कि ट्राइबल क्षेत्रों में बड़े उद्योग लगाना व्यवहारिक नहीं होता है। केवीआईसी वहां के स्थानीय संसाधन जैसे शहद, बांस, हस्तशिल्प, खादी वस्त्र के आधार पर छोटे छोटे कुटीर और सूक्ष्म उद्योग स्थापित करने के लिए वित्तीय और तकनीकी मदद देता है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजित होता है और युवाओं को रोजगार की तलाश में बड़े शहरों की ओर पलायन नहीं करना पड़ता। इसमें अब हम लोग बात करेंगे अंत में एमएसएमई क्षेत्र के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय निगम यानी कि आईएफसी समझौता की बात कर रहे हैं, और इसको भी यूपीएससी के जीएस पेपर 3 से आप रिलेट करके देख सकते हैं। तो इसका मूल समस्या क्या है, इसका द कोर इश्यूज क्या है, तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग यानी कि एमएसएमईएस जैसे छोटे कारखाने, दुकानों या निर्माण इकाइयां देश के कुल निर्यात में लगभग 45% का योगदान देती है और कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार देती है। लेकिन इनके पास बैंकों को गारंटी के रूप में देने के लिए बड़ी संपत्तियां नहीं होती। इस वजह से बैंकों से इन्हें समय पर और आसान किस्तों में ऋण नहीं मिल पाता, जिसमें कई अच्छे व्यवसाय पूंजी के अभाव में बंद हो जाते हैं। अब हम लोग समझौते के प्रभाव की बात करते हैं कि एमएसएमई क्षेत्र के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय निगम समझौता में समझौते का प्रभाव क्या रहा है। तो विश्व बैंक समूह का हिस्सा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय निगम यानी कि आईएफसी मुख्य रूप से विकासशील देशों में निजी क्षेत्र और छोटे व्यवसायों को आगे बढ़ाने का काम करता है। भारत सरकार और आईएफसी के बीच हुए इस नए समझौते के तहत भारतीय बैंकों को बड़े पैमाने पर कम ब्याज दर पर फंड उपलब्ध कराया जाएगा। बैंक इस फंड को आसान शर्तों पर सीधे छोटे एमएसएमई उद्योगों को लोन के रूप में बांटेंगे, जिससे वे अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ा सकेंगे और देश में नए रोजगार पैदा होंगे। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। यदि आप अपने विचार को साझा करना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में आप अपने विचार को साझा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।